तो चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जिसने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। फ्रांसीसी क्रांति। ये सिर्फ किसी राजा या लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उन आइडियाज़ की, जैसे आज़ादी, बराबरी और भाईचारा, जो आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अच्छा, तो इस पूरी क्रांति को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे उस संकट से जहां से इस क्रांति की चिंगारी भड़की। फिर देखेंगे कि कैसे आम लोगों ने सत्ता को चुनौती दी, और आखिर में बात करेंगे कि इस क्रांति की विरासत क्या है, मतलब इसने दुनिया को क्या दिया। तो किसी भी बड़ी क्रांति को समझने के लिए ना सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर चिंगारी लगी कहां से। तो चलिए 1789 से पहले के फ्रांस में चलते हैं और देखते हैं कि वहां हालात कैसे थे। तो क्रांति से पहले का जो सिस्टम था उसे कहते थे ओल्ड रिजीम या पुरानी व्यवस्था। अब ये व्यवस्था ना सीधी सीधी बात करें तो बिल्कुल टूटी हुई थी। मतलब एक राजा का राज था और समाज पूरी तरह से बटा हुआ था। कुछ लोगों के पास सारे अधिकार थे, जबकि ज्यादातर जनता बस पिस रही थी। तो जब राजा लुई 16वें गद्दी पर बैठे ना, तो उन्हें मिला एक खाली खजाना। अब सवाल यह है कि पैसा गया कहाँ? देखिए, फ्रांस ने सालों तक ब्रिटेन से महंगे महंगे युद्ध लड़े, और मजे की बात देखिए, अमेरिका को आज़ादी दिलाने में तो पैसा लगा दिया, लेकिन अपने ही लोगों का बोझ बढ़ा दिया। और ये जो पैसों का बोझ था ना, वो और भी ज्यादा इसलिए चुभता था क्योंकि इसे उठाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही ग्रुप पर थी। आप देखिए, समाज 3 हिस्सों या एस्टेट्स में बंटा था। पहले 2 यानी पादरी और अमीर लोग। आबादी में तो बहुत कम, लेकिन टैक्स जीरो। सारा का सारा बोझ तीसरे एस्टेट पर था, मतलब किसान, मजदूर, मिडिल क्लास। 97% आबादी। सोचिए कितना ज्यादा गुस्सा होगा लोगों। अब इस नाइंसाफी के साथ साथ एक और बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई, और वो थी भूखमरी। मतलब लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया था। हुआ ये कि आबादी तो बढ़ गई, पर फसलें खराब हो गईं। नतीजा, रोटी जो कि आम आदमी का मेन खाना था, उसकी कीमतें आसमान छूने लगी और लोगों की तनख्वाह वहीं की वहीं रही। तो जब पैसों की तंगी हो, समाज में भेदभाव हो और पेट में भूख हो, तो क्या होता है? बगावत। और यहीं से जनता के विद्रोह की कहानी शुरू होती है। और ठीक इसी समय मॉन्टेस्क्यू जैसे फिलोसोफर्स के नए नए आइडियाज भी फैल रहे थे। उन्होंने कहा कि सारी पावर एक राजा के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकार को 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। इन बातों ने खासकर पढ़े लिखे मिडिल क्लास को एक रास्ता दिखाया कि हाँ, एक बेहतर समाज बनाया जा सकता है। और फिर आया साल 1789, जब सब कुछ बहुत तेजी से बदला। राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए एक मीटिंग बुलाई। जवाब में तीसरे एस्टेट ने खुद को ही पूरे देश की नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और फिर 14 जुलाई एक गुस्साई भीड़ ने बैस्टिल के किले पर धावा बोल दिया। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये राजा की तानाशाही का सिंबल था, और उसका टूटना एक बहुत बड़ा मैसेज था। इस खुली बगावत के आगे राजा को झुकना ही पड़ा। एक नया संविधान बना जिसने राजा की पावर को कम कर दिया। अब फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था, मतलब राजा अब अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो एक और भी ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत थी। क्रांति अब अपने सबसे हिंसक और कट्टर रूप में आने वाली थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ना? कि आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के लिए शुरू हुई एक क्रांति आतंक के राज में कैसे बदल गई? मतलब ऐसा क्या हुआ कि स्टेट ही अपने लोगों का दुश्मन बन बैठा? इसका जवाब हमें मिलता है जैकोबिन्स नाम के एक रैडिकल ग्रुप में, और उनके लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर में। रॉबेस्पियर को लगता था कि क्रांति को बचाने के लिए दुश्मनों को खत्म करना जरूरी है, चाहे उसके लिए हिंसा का रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े। और इस पूरे दौर का सिंबल बना गिलोटीन। कहने को तो ये सजा देने का एक तेज और इंसानी तरीका था, पर बहुत जल्द ये स्टेट के आतंक का सबसे भयानक चेहरा बन गया। 1793 से 1794 ये एक साल आतंक का शासन कहलाया। हजारों लोगों को क्रांति का दुश्मन बोलकर मार दिया गया, और इनमें सिर्फ राजा रानी या अमीर लोग ही नहीं थे। कोई भी जिस पर जरा सा भी शक होता वो खतरे में था। डर का ऐसा माहौल था कि कोई भी सेफ नहीं था। लेकिन आतंक जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो खुद को ही खा जाता है। आखिरकार क्रांतिकारियों ने ही रोबेस्पियर के खिलाफ आवाज उठाई और उसे ही गिलोटीन पर चढ़ा दिया, और इसी के साथ इस खौफनाक दौर का अंत हुआ। अब रॉबेस्पियर जैसा कोई दूसरा तानाशाह पैदा ना हो, इसके लिए एक नई सरकार बनाई गई, डायरेक्टरी।
इसमें पार एक आदमी के हाथ में नहीं बल्कि 5 लोगों की एक कमेटी के पास थी। कोशिश यही थी कि पावर किसी एक जगह जमा ना हो पाए। पर यह कोशिश भी नाकाम रही। डायरेक्टरीज आपस में ही लड़ती रहती थीं और बहुत कमजोर थीं। वो देश की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाईं, जिससे देश में एक पावर वैक्यूम यानी एक खालीपन सा बन गया। और इतिहास का उसूल है, जब भी पावर वैक्यूम बनता है उसे भरने कोई ना कोई आ ही जाता है, और इस बार वो था नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए, सालों की उथल-पुथल से फ्रांस की जनता थक चुकी थी। उन्हें नेपोलियन में एक ऐसा लीडर दिखा जो देश में शांति और इज्जत वापस ला सकता था। नेपोलियन में इस मौके को पहचाना और सत्ता अपने हाथ में ले ली, और देखते ही देखते वो फ्रांस का सम्राट बन बैठा। नेपोलियन ने फ्रांस को मॉडर्न बनाने के लिए कई सुधार किए, ये सच है, लेकिन उसने पूरे यूरोप को जंग में भी धकेल दिया और आखिरकार 1815 में वॉटरलू की लड़ाई में उसकी हार हुई। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है वो ये है कि भले ही क्रांति एक सम्राट के आने पर ख़त्म हुई, पर उसके आइडियाज़ नहीं मरे। लिबर्टी, इक्वालिटी, ये विचार कि असली पावर जनता के हाथ में होती है, ये आइडियाज़ फ्रांस से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए और आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स घटना थी। एक तरफ इसने दुनिया को आज़ादी और बराबरी जैसे महान आइडियाज़ दिए, तो दूसरी तरफ इसकी कीमत हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। और यह हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो आज भी उतना ही ज़रूरी है, बड़े बदलावों की आखिर क्या कीमत होती है।